नमस्कार साथियों, एग्रोजेट क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। और एग्रोजेट क्लासेज आपके लिए जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा है उसके लिए कृषि विज्ञान के मॉडल पेपर लेकर आया है। 2 मॉडल पेपर जो हमने पहले भी ले आ चुके हैं, ये अपना है जो तीसरा मॉडल पेपर। आज जो कृषि रसायन विज्ञान का पेपर हुआ था उसमें हमारे जो हमने पहले 2 मॉडल पेपर डाले थे उसमें से 48 नंबर के पर्सन मिले। हमें आशा है कि इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। जो कृषि विज्ञान का अपना जो तीसरा मॉडल पेपर है, पहला पर्सन है रेगिस्तान क्षेत्रों में वायु शरण को रोकने में वृक्ष सहायक है, या थोड़ी वृक्ष सहायक है और कौन सा वृक्ष खेजड़ी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? नॉर्थ बोर्न ने। किसने किया था? नॉर्थ बोर्न ने। तीसरा प्रश्न है कि अपने निम्न में से किस सिंचाई विधि में रास्ते में सबसे जो जलहास है सबसे कम होता है? जलहास सबसे कम किसमें होता है? बौछार में। किसमें होता है? बौछार में। फिर अगला अपना जो प्रश्न है वह है निम्न में से जिस खरपतवार का प्रजनन वानस्पतिक विधि से होता है वो है अपना कौन सा? मोथा। फिर सामान्यतः प्राथमिक भू परीक्षण किया जाता है। एक पहला ऑप्शन है बीज बुआई से पहले। देखो, प्राथमिक जो परीक्षण किया जाता है वो अपने बीजों की बुआई से पहले, और जो द्वितीयक भू परीक्षण है वो अपने किया जाता है बुआई के बाद। अब देखो, ये अपनी जो एग्रोजेट क्लासेज में 18 मार्च से जो आपका रजिस्ट्रेशन शुरू है, उसके बाद 29 मार्च से अपना जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट है। फिर है जीरी खरपतवार के नियंत्रण हेतु काम में लेते हैं। कौन सा लेते हैं? फ्लू क्लोरेलिन। भंडारण में प्याज को उपचारित करते हैं किससे? MS मैलिक हाइड्राजाइड से। फिर है अंगूर के कौन से रोग के निदान हेतु बोर्डो मिश्रण का उपयोग किया जाता है? कौन से? मर्दू रोमिल आसिता के लिए। फिर अगला सब्जियों की डिब्बाबंदी में नमक का प्रतिशत रखा जाता है। कितने प्रतिशत? 2% रखा जाता है। उसके बाद अपना अगला प्रश्न है रिजगे में अमरबेल के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त किया जाता है कौन सा? जो खरपतवार नाशी प्रयुक्त किया जाता है कौन सा? पैराक्यूआट। या कौन सा है अपना? पैराक्यूआट। ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है हरी खाद के लिए सेने की बीज दर है। हरी खाद के लिए जो सेने की बीज दर है वो कितनी है? 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सबसे अधिक वसा प्रतिशत वाले दूध के लिए जो भैंस की कौन सी नस्ल उपयुक्त है? कौन सी है? बदावरी। और बदावरी के दूध में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? 13% है वसा पाई जाती है। उसके बाद राजस्थान की मेरिनो भेड़ की किस नस्ल कहते हैं? यानी राजस्थान की जो मेरिनो है भेड़ की किस नस्ल कहते हैं? चोकला कहते हैं। और इसका जो उत्पत्ति स्थान वो कौन सा है? शेखावाटी क्षेत्र, यानी सीकर, चूरू, झुंझुनू। उसके बाद है भारत में भेड़ों की कुल जो नस्ल है वो कितनी है? कितनी नस्ल है? लगभग 42। बीकानेर यदि जो नस्ल है उसके ऊंट की जमीन से जो थूई की ऊंचाई है वो कितनी? 10 से 12 फीट। राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? 1977 में। कब की गई थी? 1977 में। फिर देखो, ये आपके जो जेट के ऑनलाइन फॉर्म में वो स्टार्ट हो चुके हैं। 14 मार्च से है 15 अप्रैल। इसके लिए जो आपके ये डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं के, ये अपने जो डॉक्यूमेंट चाहिए। यदि किसी स्टूडेंट को कोई फॉर्म में समस्या आती है तो अपने जो ये एग्रोजेट क्लासेज के हेल्पलाइन नंबर है इस पर कॉल करके पूछ सकता है, या संस्थान में आके अपना जो कर सकता है। फिर है रिक्त स्थान, ट्राइकोग्रामा है। ट्राइकोग्रामा एक JOB करता है। भारतीय कृषि को क्या कहते हैं? अरे, भारतीय कृषि को कहते हैं मानसून का जुआ। क्यों कहते हैं? क्योंकि बारिश होगी तो ही अपने क्या होगी? खेती होगी। यदि बारिश नहीं होगी तो एक जुए की तरह। 2,4-D है, एक क्या है? शाकनाशी। और शाकनाशी में भी यदि पूछे कि 2,4-D कौन सा शाकनाशी है तो कौन सा शाकनाशी है? वर्णनात्मक शाकनाशी। कौन सा शाकनाशी है? वर्णनात्मक शाकनाशी। केले का हानिकारक सूत्रकृमि। केले का कौन सा हानिकारक है? बैरोइंग सूत्रकृमि। मोठ का मुख्य रोग है पत्ती जीवाणु धब्बा। उसके बाद गलघोंटू से बचाव हेतु कौन से टीके का उपयोग करते हैं? कौन सा वैक्सीन? HS वैक्सीन। और ये कब लगाते हैं? मई जून में। कब लगाते हैं? मई जून में। फिर है मादा पशु को गर्भित करवाने का जो उपयुक्त समय है, यानी मध्यकाल कितने घंटे बाद? 12 से 18 घंटे बाद, या 12 से 18 घंटों के बीच। उसके बाद है होलिस्टीन फ्रीजियन
का उत्पत्ति स्थान है कौन सा है? हॉलैंड। ICDP में पशु की संख्या कितनी है? कितनी संख्या? 1,00,000। उसके बाद है जेम का TSS। देखो एक तो होता है जेम, जो जेम का TSS होता है कितना? 68 डिग्री ब्रिक्स, और एक होती है जेली जिसका जो TSS कितना होता है? 65 डिग्री ब्रिक्स। फिर है पृथक्करण दूरी किसे कहते हैं? पृथक्करण दूरी किसे कहते हैं? यानी एक ही फसल की, मान लो इन दोनों अपने जो दो खेत है इसमें एक ही फसल बो रखी है, कौन सी? मूंग की फसल। और मूंग की जो दो किस्में, इसमें एक तो है आपके RMG 62 और इसमें कौन सी है? पूसा बैसाखी। कौन सी? पूसा बैसाखी। इन दोनों किस्मों के जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाएगी? पृथक्करण दूरी कहलाएगी। जैसे अपन देखते हैं कि संकर मक्का के आधार बीज के लिए कितनी है? 600 मीटर है। कितनी है? 600 मीटर। और अपने प्रमाणित बीज के लिए कितनी है? 300 मीटर। और मूंगफली के लिए देखें तो कितनी है? 3 मीटर। उसके बाद में खरपतवारों से पशुओं में होने वाला कुप्रभाव, यानी खरपतवारों से पशुओं में क्या कुप्रभाव? एक तो अपन देखते हैं कि अपने पशु जैसे लेसवा खाता है तो उसके दूध में क्या आने लग जाती है? दुर्गंध आने लग जाती है। फिर भू परिष्करण किसे कहते हैं? यानी अपन जो कृषि यंत्र है उसके द्वारा मृदा को उथल पुथल करना क्या कहलाता है? भू परिष्करण कहलाता है। भू परिष्करण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है परंपरागत, एक होता है आधुनिक। परंपरागत में अपन देखें कि दो होते हैं, एक तो होता है प्राथमिक भू परिष्करण। प्राथमिक भू परिष्करण क्या होता है कि अपन बीजों की बुआई से पहले जो भी अपने खेत में जो क्रियाएं करते हैं वो तो कौन सा है? प्राथमिक। और बुआई के बाद जो भी अपन खेत में क्रियाएं करते हैं वो कौन सा है? द्वितीयक भू। इसके बाद आधुनिक में देखें कि एक है संश्लेषित भू परीक्षण या संरक्षित भू परीक्षण। क्या? उसमें जो अपनी फसल की, जो अपने खेत में फसल बो रखी थी उसमें जो पिछले अवशेष कितने प्रतिशत होने जरूरी है? 30%। फिर है सूरजमुखी की औषधि, यानी सूरजमुखी में अपन देखते हैं कि एक अमल पाया जाता है, कौन सा? लिलोनिक अमल। वो क्या कार्य करता है कि जो हार्ट अटैक की अपनी समस्या होती है, अपने शरीर में यदि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए तो क्या आता है? हार्ट अटैक आता है। ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या करता है? कम करता है। यानी जो सूरजमुखी का तेल है वो अपने हार्ट अटैक की समस्या के निदान के लिए उपयोग में लिया जाता है। आजादी के समय देश में दूध उपलब्धता कितनी थी? 130 ग्राम। कितनी थी? 130 ग्राम प्रति व्यक्ति। उसके बाद एंथ्रेक्स के मुख्य लक्षण क्या है? यानी अपन देखें कि एक तो इस रोग का आपको ध्यान रखना है कि यदि ये सर्वाधिक जो रोग है ये किस में होता है? भेड़ में होता है। किस में होता है? एक तो भेड़ में सर्वाधिक होता है। उसके बाद यदि इस रोग से यदि किसी पशु की मृत्यु हो जाती तो उसका कभी पोस्टमार्टम नहीं करते। और जो अपने सामान्य छिद्र है, कान है, मुंह है, नाक है, इनसे जो काला बदबूदार क्या निकलता है? रक्त निकलता है। फिर पैक्टिन परीक्षण किससे किया जाए? यानी पैक्टिन परीक्षण एक तो अपने कौन सा है? जेलीमीटर। कौन सा? जेलीमीटर। और दूसरा है कौन सा? एल्कोहल के द्वारा किया जाता है। अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या है? अंगूर का नाम क्या है? विटिस विनिफेरा। और खजूर का फिनिक्स डैक्टाइलोफेरा। फिर खंड बे आता है, उसमें मर्दा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर क्या? एक तो अपन देखें मर्दा उर्वरता में यदि अपन देखें कि जो अपनी मर्दा है, अपन मर्दा में जो पौधा उगाते हैं उसके मर्दा में कितने पोषक तत्वों की मात्रा है, यानी मर्दा के द्वारा पौधे को संतुलित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? मर्दा उर्वरता कहलाता है। और मर्दा उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर जो उपज है उसे अपन क्या कहते हैं? मर्दा उत्पादक। अब देखें कि मर्दा उर्वरता यानी अपनी मर्दा यदि उपजाऊ है वो उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती? इसका कारण ये है कि अपनी मान लो मर्दा कितनी भी उपजाऊ है, लेकिन जब अपनी फसल परिपक्व हो रही है उस समय यदि बारिश हो जाए या तूफान आ जाए तो अपनी फसल क्या हो सकती है? नष्ट हो सकती है। लेकिन जो मर्दा क्या होगी? उत्पादक होगी, वो 100% क्या होगी? मर्दा उर्वरता होगी। उसके बाद एक कुंड सिंचाई विधि के लाभ और सीमाएं क्या है? एक तो लाभ है कि कुंड सिंचाई विधि में जो वाष्पीकरण के द्वारा जो जल की हानि होती है वो क्या होती है? कम होती है। दूसरा है कि अपन जो अधिक जलमांग वाली फसल है उनमें क्या करते हैं? सिंचाई कुंड विधि से करते हैं। सीमाओं में यदि देखें कि यदि कुंड बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए? कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। और यदि लवणीय जल से अपन सिंचाई करते हैं, सीमाओं में देखें यदि अपन क्या करते हैं? लवणीय जल से सिंचाई करते हैं तो अपने जो मेड़ उसमें क्या एकत्रित हो जाता है? एक लवण की परतें जम जाती है। संपर्क शाकनाशी। अब देखो संपर्क है और एक है कौन सा? स्थानांतरण। संपर्क का अर्थ है कि वह केवल उसी को नष्ट करेगा जो उसके भाग्य संपर्क में आया। इसके उदाहरण जैसे कौन सा? एक तो पैराक्यूट। कौन सा? पैराक्यूट। दूसरा कौन सा है? डाइक्यूट। और स्थानांतरण में देखें तो एट्राजिन। कौन सा? एक तो एट्राजिन
और एक होता है सीमाजीन, एट्राजीन और सीमाजीन। उसके बाद अपन देखें कि लैंगिक यानी जिनमें परिवर्तन किसके द्वारा हो, बीज के द्वारा, जिसमें परिवर्तन किसके द्वारा हो, बीज के द्वारा हो, वो तो क्या होगा, लैंगिक होगा। जैसे अपन देखें कि एक तो पपीता है, ठीक है, फालसा है और करौंदा है, ठीक है। अलैंगिक यानी अपने बीज के अलावा पौधे के किसी भी भाग से, चाहे पेड़ पौधे की पत्ती से हो, चाहे तने से हो, चाहे कलम से, कहीं से भी हो, उसको अपन क्या कहेंगे, अलैंगिक। अलैंगिक में जैसे उदाहरण देख ले अपन, केला है, ठीक है। लैंगिक की विधि से यदि अपन पौधा तैयार करते हैं तो उसमें समय क्या लगता है, अधिक लगता है, और अलैंगिक में समय क्या लगता है, कम लगता है। उसके बाद है उद्यान में बाग लगाने की विभिन्न विधियां। अब देखो विधियां उद्यान में लगाने की कौन कौन सी है। एक तो है आपके वर्गाकार विधि, ठीक है, जिसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी क्या रखी जाती है, समान रखी जाती है। दूसरी है आयताकार, तीसरी है आपके त्रिभुजाकार, चौथी है आपके षटभुजाकार, और पांचवी है पंचभुजाकार, छठी है समुच्चय विधि, ठीक है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है अपने ए फलन के आंतरिक कारक। ए फलन में अपन आंतरिक कारकों में देखें, जैसे असंगतता है, संगतता है, ठीक है, CN रेशियो है, ये अपने किस में आएंगे, ए फलन में आएंगे। पशु प्रजनन प्रबंधन को समझे। अब पशु प्रजनन अपन देखते हैं कि यदि अपनी जो मादा पशु है उसको गर्भधारण करवाना यदि अपन कृत्रिम विधि से करवाते हैं तो जो अपने जो नर है उसके या अच्छे जो नर है उसके वीर्य का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। दूसरा लाभ यह है कि अपने जब पशु मध्य काल में उसके 12 से 18 घंटे बाद क्या, या 12 से 18 घंटे के मध्य क्या करवाना चाहिए, गर्भधारण करवाना चाहिए। और इनके जो मध्य चक्कर की अवधि यानी जैसे अपन देखें भेड़ की कितनी है, 19 से। फिर जमुनापुरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, इटावा। उसके बाद इसका 3 विशेषता क्या, एक तो इसका जो नाक है वो कैसा तोतापुरी होता है, मुंह है जो तोतापुरी जैसा होता है, ठीक। इसके बाद में अविवस्त्र का उद्गम, अविवस्त्र का कौन सा, अवि का नगर टोंक। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन सी की कमी से होता है, कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। कौन सा रोग, स्कर्वी रोग प्राप्ति के स्रोत है यानी खट्टे फल खाने चाहिए। खुरपका मुंह पका रोग के लक्षण। अब देखें कि जो खुरपका मुंह पका रोग है, सबसे पहले तो इसका रोग कारक क्या है, ये आपको इस चीज के जान, वायरस AOC। अब इसके लक्षण क्या है, यानी खुरपका मुंह पका, यानी खुरों में छाले हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह से लगातार क्या गिरती है, लार गिरती है। FMD का रोग कारक। अब देखो FMD खुरपका मुंह पका रोग का ये क्या है, पूरा नाम FMD, और इसका जो रोग कारक वो कौन सा है, AOC वायरस। और उपचार के लिए कौन सा टीका लगाएंगे, FMD लगाएंगे। और वर्ष में कितनी बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे। वर्ष में कितनी बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट यानी जो अपने कार्बनिक पदार्थ है केंचुओं के द्वारा खाकर जो सड़ाकर तैयार किया जाता है वो कौन सा है, वर्मी कंपोस्ट। अब इसके लाभ क्या, एक तो अपन देखें कि अपने वर्मी कंपोस्ट में गोबर की खाद की तुलना में जो एक्टिनोमाइसिटीज है, ठीक है, उसकी कितना गुना अधिक मात्रा होती है, 8 गुना। दूसरा है कि अपन को पोषक तत्वों के साथ साथ जो पादप हार्मोन भी मिलते हैं। उसके बाद है वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि में अपन क्या करेंगे, जैसे एक क्यारी बनाएंगे, ठीक है, उसमें अपने फसल के अवशेष डाल दिए, फिर इस पे वापस पानी छिड़का, पानी छिड़कने के बाद वापस अपन जो थोड़े बहुत फसल अवशेष डाले, फिर केंचुए छोटे केंचुए को ऊपर से क्या कर दिया, ढक दिया। यानी वर्मी कंपोस्ट अपने कितने दिन में तैयार हो जाती है, 60 दिन में क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। अब फल परिरक्षण की स्थायी विधि, यानी फल परिरक्षण की स्थायी विधियों में देखें सबसे पहले अपने जीवाणु विनीकरण। कौन सा है, जीवाणु विहीनीकरण, ठीक है। दूसरा आपके किण्वन, किण्वन में अलग अलग है, एक तो है आपके जैसे एल्कोहलिक किण्वन, लैक्टिक किण्वन। उसके बाद देखें कि जो अपने रासायन जैसे अपन देखें नमक, यानी नमक की मात्रा स्थायी पूछा, स्थायी में कितनी होती है, 15 से 20% और अस्थायी में कितनी, 6 से 8%। ये किस में मात्रा है, अस्थायी में। उसके बाद अपन देखें चीनी की मात्रा कितनी, 65 से 70%, जबकि अस्थायी में कितनी, 47%। फिर है फल पाक क्या, यानी फल पाक अपन किसे कहते हैं, जैम को कहते हैं। और किससे तैयार करते हैं अपन, फल पाक किससे तैयार करते हैं, सेब से करते हैं। अब इसका जो TSS है वो कितना डिग्री होता है, 65 डिग्री ब्रिक से होता है। निर्माण की विधि यानी सबसे पहले अपन फलों का चयन करेंगे, उन फलों का चयन करेंगे जिनमें क्या हो,
गुद्दे की मात्रा अधिक हो। उसके बाद अपन ने फलों का चयन कर लिया, फिर फलों को धोएंगे, धोने से ताकि उस पर लगी हुई जो मिट्टी है वो क्या हो जाए, उतर जाए। मिट्टी उतरने के बाद फलों को छोटे छोटे क्या करेंगे, टुकड़ों में काटेंगे। टुकड़ों में काटने के पश्चात उनको एक पात्र में डालेंगे। पात्र में डालने के पश्चात अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म कर दिया, गर्म करने पर उसको हिलाते रहेंगे ताकि नीचे ना चिपके। फिर पानी और गुद्दे को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। गुद्दे में क्या मिला देंगे अपन, चीनी मिला देंगे, और चीनी मिला देंगे। फिर अपन इसको वापस गर्म करेंगे। यदि उसका तापमान 105 डिग्री सेल्सियस या 221 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए तो अपनी जो फल पाक वो क्या है, तैयार है। ठीक, उसके बाद अपन देखें कि यदि TSS कितना हो जाए, 68 डिग्री ब्रिक्स हो जाए, सॉरी 68 डिग्री ब्रिक्स हो जाए तो अपनी जैम क्या है, तैयार है। अब उसके बाद है अगला प्रश्न, थार पार कर। थार पार कर यानी थार पार कर, अपन थार पार करते उधर कौन आता है, पाकिस्तान आता है। तो थार पार कर का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, पाकिस्तान। उसके बाद पूछा जर्सी का उत्पत्ति स्थान, जर्सी द्वीप समूह। अब थार पार की विशेषता क्या है, यानी अपन देखें कि मरुस्थल के लोगों जो रोग प्रतिरोध क्षमता वो क्या होती है, अधिक होती है। यानी जो अपन देखें कि अपने रेगिस्तान में जो पशु पाए जाते हैं, जो थार पार का मेन विशेषता क्या है कि ये रोग प्रतिरोध क्षमता इसमें पाई जाती है। अब जर्सी में देखें कि एक तो इसमें विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, कितने प्रतिशत, 5% पाई जाती है। और इसका जो दूध है वो कितना है, 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यांत। फिर है सरसों अथवा, यानी सरसों अथवा दिया तो दोनों में से आपको क्या करना है, एक करना है। पेपर में दे तो अब सरसों की पहले सबसे पहले देखें सरसों की मृदा, यानी बलुई दोमट मृदा जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 हो, जिसमें जल निकास की क्या हो, सुविधा हो। अब जलवायु ये किसकी, रबी की, तो कैसी जलवायु, शीतोष्णीय जलवायु। उन्नतशील किसे पूछा, जय किसान ने। NRC HB 506 जो सबसे पहले अपने सरसों की संकर किस्म में जो सेवर भरतपुर से विकसित की गई। उसके बाद NRC HB 101 है। ठीक है, अब देखो उन्नतशील किस्मों अपन देखें तो एक तो कौन सी, NRC HB 506, दूसरी NRC HB 101। पूसा जे किसान कौन सी है, पूसा जे किसान, जिसे बायु 902 के नाम से जाना जाता है, जिसे बायु 902 के नाम से जाना जाता है। एक है वसुंधरा। अब यदि अपन देखें कि सरसों की बीज दर, सरसों की बीज दर सिंचित क्षेत्रों में कितनी है, 2.5 से 3 किलोग्राम, और एसएनसी क्षेत्रों में कितनी है, 5 से 6 किलो। यानी सिंचित क्षेत्र में कितनी है, 2.5 से 3, और एसएनसी क्षेत्रों में यदि अपन उगाते वो कितने, 5 से 6 किलोग्राम। उसके बाद बीजू उपचार, यानी ध्यान रखना बीजू उपचार हमेशा अपन कौन सी विधि से करेंगे, FIR विधि से करेंगे। FIR विधि का अर्थ है सबसे पहले अपन करेंगे कवकनाशी से, उसके बाद अपन करेंगे कीटनाशी से, उसके बाद अपन करेंगे राइजोबियम कल्चर से। फिर है उपज, जो सरसों की उपज है वो है 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 15 से 25 क्विंटल प्रति। यदि अपन को मान लो कि अपन को ये याद है कि 15 से 25 किलोग्राम में क्विंटल, तो हमेशा ध्यान रखना फसलों की जो उपज है उसके पीछे क्या लगेगा, क्विंटल लगेगा। अब ये तो अपन ने किसका कर लिया, सरसों। अब धान की यदि अपन सर्वप्रथम देखें कि मृदा, यानी धान के लिए अपन चिकनी मृदा उपयुक्त रहती है, अपन कह सकते काली मृदा उपयुक्त रहती है। जलवायु कैसी, उष्ण व नम जलवायु। कैसी जलवायु, उष्ण व नम जलवायु। उसके बाद उन्नतशील किस्म, जैसे एक तो है IR8 जिसे विश्व की जादुई धान कहते हैं, एक है जया, एक है रत्ना, ठीक है, जगन्नाथ है, साबरमती है। ये अपने किसकी किस्म आ गई, चावल की। उसके बाद है चावल के बीज। देखो सीधी रोपाई के लिए अपन देखें सामान्य चावल कितनी है, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। रोपाई के लिए कितनी है, 40 से 50। और यदि अपन संकर चावल बोते हैं या संकर अपन धान बोते हैं तो उसकी कितनी है, 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बीजो उपचार FIR विधि से करेंगे, यानी सबसे पहले मान लो अपन ने क्या ले लिया, बावेस्टिन ले लिया, उसके बाद अपन कीटनाशी से उपचारित कर दिया, और उसके बाद अपन किससे कर दिया, अपन राइजोबियम कल्चर से। अब मान लो यदि अपने बीज थोते हैं, अपन चावल की बीज लेके आए और थोते हैं, तो अपन उनको अलग करने के लिए क्या करेंगे, यानी बीजों को अपन 2% नमक के घोल में डुबोएंगे। जो बीज थोते हैं वो तो ऊपर आ जाएंगे, जो बीज थोते नहीं वो क्या अपने नीचे चले जाएंगे। और इसकी जो उपज है, औसत उपज पूछे अपन, औसत उपज लिखे तो आपकी NCERT में दे रखी है औसत उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। यदि ऐसे अपन बढ़े तो कितने, 35 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। फिर है नींबू और अमरूद में बाढ़ नहीं होती। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इन दोनों में बाढ़ कितनी होती है। देखो 3 बार होती है, अम्बे बार, मरक बार और हस्त बार। एक तो उसमें होता है फूल आने का समय, एक होता है फल का।
अब इनको अपन को क्या करना है, मान लो अंबे बार आई, सबसे पहले अंबे बार है, उसके बाद मरक बार है, उसके बाद कौन सी है, हस्त बार है। अब फूल आने का समय इसमें फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, या अपन कह सकते जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर। अब उसके अपन देखें कि इसमें कब आएंगे, ठीक है, तो जुलाई, अगस्त, इसमें फल कब आएंगे, जुलाई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर, नवंबर, और हस्त बार में कब आएंगे, फरवरी, मार्च। अब मान लो अपन को बाहर नियंत्रण करते हैं, अपन को अंबे बार नहीं लेनी है, कौन सी बार लेनी है, मरक बार लेनी है। अब मरक बार में क्या होगा, तो अपन को मरक बार लेंगे तो उससे पहले कौन सी बार आएगी, अंबे बार आएगी, तो अंबे बार को अपन नियंत्रण करना पड़ेगा। एक तो अपन क्या कर देंगे, हाथ से फूलों को तोड़ देंगे। दूसरा है कि अपन NAA 100 ppm प्लस 2% या 3% यूरिया का घोल बनाएंगे और क्या कर देंगे, छिड़काव कर देंगे। तीसरा है कि अपन 1 माह पहले पानी देना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ये आपका जो मॉडल पेपर था, ये हमारे जो पिछला जेट का रिजल्ट है, ठीक है, थैंक यू।